Hello everyone, welcome to the new lecture of True IAS and PCS. Salient features of the Indian Constitution में हम लोग अपने नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारे देश में हमने क्या कर रखा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो अडॉप्ट करा था उसके तहत हमने ना दो चीज़ों का संगम कर रखा है। एक हमने पार्लियामेंट को सोवरेन बना रखा है, इतना भी नहीं बना रखा है लेकिन जितना ब्रिटेन में बना रखा है आपको पता है ना, इतना भी नहीं है लेकिन है। और जुडिशरी को सुप्रीमेसी दे रखी है, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा सुप्रीम भी बना रखा है जितना यूएसए में बना रखा है। अब ऐसा क्यों, मैंने ये क्यों बोला, आगे बढ़ने से पहले ये जो प्रीवियस पॉइंट था इसका 10th पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं कि बैक में क्या दे रखा है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर देखो वेस्टमिंस्टर लंदन के अंदर एक जगह है जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेट होता है। इसको अक्सर एक सिंबल या सिनोनिम की तरह यूज़ करा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात हो रही होती है तो वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन का ऑटोमेटिकली इसका जिक्र हो ही जाता है। ये एक पॉइंट था जो कि छूटा हुआ था, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो प्रिंसिपल है कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन रहेगा, आज़ाद रहेगा, किसी भी प्रकार से कानून बना सकता है, ये चीज़ हमने बोरो करी है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। जबकि जो दूसरा प्रिंसिपल है कि जुडिशरी की सुप्रीमेसी, जुडिशरी सुप्रीम वे में फंक्शन कर सकता है, ये चीज़ हमने बोरो करी है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ पर देख लिया आपने फ़र्क। इसलिए जो डाइनिंग टेबल मैंने घर पे लगाई थी ना, मैं चाहता तो उनके जितनी उनके घर में साइज़ था डाइनिंग टेबल का मैं वो भी लगा सकता था, लेकिन मुझे अपने घर को एक ब्यूटीफुल तरीके से मतलब सजाना था। और यही नहीं कि सिर्फ डाइनिंग टेबल की वजह से सारा स्पेस क्रंच हो गया, यानी कि प्रीवियस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। यही चीज़ है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एज इट इज़ डिट्टो नहीं अपनाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने एक चीज़ उसके साथ ये भी जोड़ दी कि ठीक है भैया, तीनों ऑर्गन्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी जुडिशरी सुप्रीम है, ठीक है, उसकी बात मानी जाएगी। तो देखो, जिस प्रकार से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफर करता है, उसी प्रकार से जो जुडिशल सुप्रीमेसी को लेकर अगर मैं कहूँ, मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ, अब तो इसको ज़रूरत नहीं ना बार बार डिस्कस करने की। जुडिशल रिव्यू, पार्लियामेंट जब भी कोई कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, सरकार और सांसदों के किसी भी एक्ट से जहाँ पर कानूनों की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास एक पावर होती है ये देखना कि वो कानून बनने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि संविधान की मर्यादा लांघी जा रही हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हो। जिस दिन भी किसी भी वक्त अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो उस कानून को खारिज कर देता है, यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है, जैसा कि उसने 99th अमेंडमेंट एक्ट के साथ करा था, ठीक है। NJAC जो एक्ट था, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके साथ जैसा करा था सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे देश में जो जुडिशल रिव्यू की ये वाली पावर है ना, कि ये देखना कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून और एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट करा गया कोई भी कानून संविधान की मर्यादा को, उसकी लक्ष्मण रेखा को तो नहीं लांघ रहा है। ये जो पावर है अच्छी खासी पावर है, लेकिन इंडिया में इस पावर का स्कोप ना नैरोअर है, कम है, किसके कंपैरिजन में, जितना ये स्कोप एग्जिस्ट करता है यूएसए में। ये इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है ना, वो एक चीज़ को फॉलो करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अभी इसका मतलब यहाँ पर नहीं बताऊँगा, हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अमेरिका जो फॉलो करता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, जबकि इंडिया जो है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करता है। यानी कि यार मैंने बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, अभी मैंने ये चीज़ हमने ब्रिटेन से बोरो करी थी, और उसमें हमने देखा था कि कोई भी चीज़ वो एक्शन कभी भी लेते हैं तो पहले उसके ऊपर एक एक्ट बनाते हैं जो उसके अंदर प्रोसीजर दे रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो वाला एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कमिंग चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कशन है, डिटेल में वहाँ पर सीखना, अभी नहीं बता रहा। इसलिए
जो संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने भारत के संविधान को निर्माण करा, उनकी ये प्रेफरेंस थी कि हम ना दोनों कंट्रीज़ के इन मिश्रण को लेकर आएंगे, यानी कि जुडिशियल रिव्यू को भी उठाएंगे, कोर्ट को भी अच्छी खासी पावर देंगे और पार्लियामेंट को भी सुप्रीम मतलब क्या कहते हैं सॉवरेन बनाएंगे। तो ये जो ब्रिटिश प्रिंसिपल था पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का और अमेरिका का जो प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का, इन दोनों को हमने जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट एक हाथ पे अगर रखा जाए सुप्रीम कोर्ट को, तो ये देखने को मिलता है कि वो कभी भी किसी भी वक्त पार्लियामेंट्री लॉज को, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून है, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि अभी मैंने इसके लिए आपको एक बेहतरीन टर्म बताई, अनकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अपनी एक पावर का इस्तेमाल करके जुडिशियल रिव्यू। क्या वो किसी भी कानून के साथ ऐसा कर सकता है? जी नहीं। मैंने आपको बताया, अगर ये है हमारे संविधान की लक्ष्मण रेखा और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट का अगर कोई भी कानून बना है और सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है और ये कानून इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ रहा है, ठीक है, किसकी लक्ष्मण रेखा? ये लक्ष्मण रेखा है संविधान की लक्ष्मण रेखा, तब उसको वो डिक्लेयर कर सकता है, या तो नल एंड वॉइड कह लो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह लो। और दूसरे हाथ पे पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट जो है संविधान में अगर जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, वक्त के साथ बदलने का उनको टाइम आ गया, वक्त का तकाजा अलग है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, उसका इस्तेमाल करते हुए, संवैधानिक पावर का इस्तेमाल करते हुए संविधान के किसी भी अंग को वो तोड़कर उसका ऑपरेशन कर उसकी जगह नया अंग लगा सकता है उसका, जिसको हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में क्या होता है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की, आप इसको ऐसा इमेजिन कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन की ये एक है किताब, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कोई चीज़ लिखी गई है जो कि लिखी गई थी फॉर एग्जांपल 1960 में। करंट सरकार 2022 में डिसाइड करती है ये चीज़ें तो बहुत पुरानी आ गई हैं, क्या इसको चेंज करना चाहिए? पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर आता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा मिलकर एक प्रोसीजर का तिगड़म यूज़ कर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल कर संविधान के जो एक पर्टिकुलर, मान लो 966 पेज नंबर पे अगर कोई चीज़ लिखी है तो उस पेज को फाड़ देते हैं और फेविस्टिक फेविकॉल का यूज़ करके जो अमेंडमेंट से एक नया पेज बन रखा है उसको वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ये नया पेज बन जाता है नए प्रकार का 966 पेज नंबर, जिसमें नई बातें लिखी हुई हैं जो कि इस पुराने वाले पेज में नहीं लिखी गई थी। इसी प्रकार से जब भी अमेंडमेंट होती है ना, तो नई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अपडेट होती रहती है हमेशा, जो कि ओरिजिनली रखी रहती है, उसमें ऐसी तरीके से इंसर्ट करा जाता है, फाड़ कर नया पेज लगाकर उसके अंदर फिर प्रॉपर तरीके से नई प्रिंटिंग और नई बाइंडिंग करवाना। अगला फीचर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी स्वतंत्र है, ये तो आप सीख ही गए हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, जहाँ पर तीनों ऑर्गन्स आपस में वैसे एक दूसरे की ज़रूरत तो है लेकिन अपने अपने स्फीयर में सुप्रीम भी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो है, स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है हमारा न्यायालय। लेकिन अगर एंटायर जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो है हाई कोर्ट हल्का सा बदल सकता है, या हाई कोर्ट का कोई भी फैसला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो चीज़ें या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो चीज़ें चलती हैं वो ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो बदल सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? बताओ। ये अलग अलग अंग हैं, ये अलग अलग अंग हैं या फिर एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं? एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। यानी कि अगर मेरे को इसकी डिज़ाइनिंग बनानी हो तो मैं ऐसा कहूँगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। ये एक ही स्ट्रक्चर है, ये एक ही स्ट्रक्चर है। इसके लिए वर्ड यूज़ कर जाता है, हमारे देश में जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बोल दिया है कि हाजी अली की दरगाह में, शनि शिंगणापुर मंदिर में और सबरीमाला टेम्पल में मेंस्ट्रुअल एज की विमेन अगर एंटर कर सकती हैं, तो कल को मद्रास हाई कोर्ट या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गली मोहल्ले का कोई भी ट्राइब्यूनल ये नहीं बोल सकता कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने से क्या होता है, हम इस गली में ये वाला काम आपको नहीं करने देंगे।
वो ये नहीं बोल सकता। भारत का जो संविधान है वो इस प्रकार का जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश करा उसने, जो कि इंटीग्रेटेड भी आपस में सारी जुडिशरी का स्ट्रक्चर पूरे देश में, चाहे वो सेंट्रल लेवल, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो सुप्रीम कोर्ट की तरह, स्टेट लेवल पे हो हाई कोर्ट की तरह, और लोकल लेवल पे हो लोकल कोर्ट की तरह, और रेगुलर केसेस के लिए सुनने के लिए सिविल डिस्प्यूट्स वगैरह को हो ट्राइब्यूनल्स, वो सारे इंटीग्रेटेड हैं और अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है। अब इंडिपेंडेंट कैसे भैया, एनजीटी एक ट्राइब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी अपने हिसाब से क्या क्या पेनल्टी लगाता है ये काबिल तारीफ। सरकार के ऊपर पेनल्टी, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पेनल्टी, किसी सरकारी एजेंट के ऊपर पेनल्टी, ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी। अब इसके लिए इसको परमिशन नहीं लेनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से, सर जी मैं ऐसा कर लूँ, अब मैं इसके ऊपर पेनल्टी लगा दूँ, अब मैं इसके ऊपर फाइन लगा दूँ, अच्छा कितने का लगाऊँ, 2000 का लगाऊँ या 500 रुपये का लगाऊँ या 5 करोड़ का लगाऊँ, ये स्वतंत्र रूप से काम कर पाता है। लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोल दी है पूरे देश में कि न्यायालयों, बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगली बार से अगर इस मैटर पे सुनवाई दोगे ना तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करना, ये 7 पॉइंट जो हैं हम अपने टेबल पे हथौड़ा बजाकर इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए फिर कोई भी फैसला और सुनवाई करना, तो वो मानेंगे नहीं। मतलब वो ऐसा नहीं, सॉरी, वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो माने ना, वो मानेंगे इस बात को, वो मतलब मुकरेंगे नहीं इस बात से। सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसा कि हम जानते हैं, इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के अंदर अगर आप ऊपर देखो ये हमें टॉप पर दिखता है। ऐसे ही हमारे देश में भी ये एक टॉप लेवल का कोर्ट है जिसको आप आज से कहना हमारे देश में एपेक्स कोर्ट माना जाता है, डेट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके नीचे बड़े सारे हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, और एक हाई कोर्ट के अंदर एक हिरार्की देखने को हमें मिलती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और उनसे छोटे लेवल के कोर्ट होते हैं। ये जो पूरे देश का एक सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, यानी कि जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से कानून या कोई भी केस अगर फॉलो हो रहा है तो वो पूरे देश में हर एक कोर्ट सिस्टम में कॉमन तरीके से फॉलो होगा। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मान लो डाइवोर्स केस जो है वो चल रहा है, अब वो लोकल लेवल पे सुलट नहीं पाया, डाइवोर्स केस सॉल्व नहीं हो पाया, वो होते 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 इतना गंभीर मुद्दा, नेशनल मुद्दा बन गया कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो कपल हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट को इंटरप्रेट करने में क्या किसी एक लोकल कोर्ट की इंटरप्रिटेशन अलग होगी क्या सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से? मुझे बता दो, ऐसा कोई कोर्ट कर सकता है क्या कि वो अपने हिसाब से कि नहीं हम इस एक्ट को ना मानकर आप अलग तरीके से डाइवोर्स ले लो आप अपना? ऐसा तो नहीं होगा ना। इसको कहते हैं कि हमारे देश में एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जो कि एनफोर्स कर सकता है सेंट्रल लेवल के लॉज को भी और स्टेट लॉज को भी। अब आप कहोगे यार ये क्या लाइन हुई यार, अभी तो आप यार बता रहे थे कि जो जहाँ पर ये लॉ वर्ड आ जाए वो तो यार मतलब जुडिशरी के साथ कभी एसोसिएट ही नहीं करा जाता, उसके लिए तो सर जी एक अलग बॉडी है ना ऑलरेडी हमारे देश में, लेजिस्लेचर, जिसको नॉर्मल भाषा में पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये कौन सी लाइन हुई? क्या लक्ष्मीकांत भाई साहब से गलती हो गई क्या ये चीज़ लिखने में कि हमारे देश में जुडिशरी सेंट्रल लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकती है और स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकती है? नहीं जी, गलती नहीं हुई है। कभी कभार ना कानून व्यवस्था या पॉलिसी मेकिंग इस प्रकार से होती है कि सरकार की साइड से डिले चल रहे होते हैं, तो कुछ कुछ कानूनों पर ना वर्डिक्ट अपनी कोर्ट भी दे देता है, या तो उसे कंप्लीटली रिमूव करने के ऊपर बोल देता है या तो उसे लागू करने के ऊपर बोल देता है। ये चीज़ है। जैसे एक नॉर्मल बात बताता हूँ, द हिंदू में कुछ टाइम पहले किसी की कंप्लेंट के बेसिस पर द हिंदू वालों ने एक फ़ोटो छापी जिसमें एक दिल्ली एनसीआर में एक नाला था, वो बहुत गंदा था। वहाँ पर लोगों को जो घर आसपास घर थे उनको बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, काला बिल्कुल उसका पानी था। द हिंदू ने उसको छापा और किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या बात है भाई, तो जनता ने उधर एरिया के आकर ये बोला, बताया वकील वगैरह ने जनता के बिहाफ से कि लोकल विधायकों को, लोकल सांसदों को जो वहाँ उस एरिया से बिलोंग करते हैं, इतने बार हम लोग जाने की उसके मतलब ये जो लोग हैं सर जी, जनता जो है, इतने बार उनसे मुलाकात हुई, इतना उन्होंने बोला कि ये साफ़ करवा दो, ये करवा दो, कोई वो है नहीं, मतलब किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ये 3 दिन के अंदर अंदर साफ हो जाना चाहिए, और वो इतना नाला वो साफ हो गया कि जैसे हमारे घर में नल से जो पानी आता है वैसा हो गया। अब ये लॉ मेकिंग जो या एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी नाला साफ करने की, ये जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होनी चाहिए या फिर जुडिशरी की होनी चाहिए? जल्दी बताओ मुझे 1 सेकंड के अंदर। एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन यहाँ पर ये कर कौन रहा है? ये वाला काम ये जुडिशरी कर रही है। तो कभी कभार जुडिशरी जो है ना ये चीज़ करती है, और ये मैं बताऊंगा कि PIL का फंडा आया क्यों जुडिशरी इंटरफेयर करती है लॉ मेकिंग प्रोसेस में कभी कभार, और इसको बड़े सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं क्यों ये बोलते हैं कि जुडिशरी अपनी सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को वॉयलेट कर लेजिस्लेचर की डोमेन में एंटर करने की कोशिश करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बड़े सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो आरोप लगाते हैं कि जुडिशरी का जो अपना रोल डिफाइंड है कि ये देखना कि कानून जो है वो तोड़े ना, मर्यादा को भंग ना करे और कोर्ट में केसेस को सुलटाना, लॉ मेकिंग के प्रोसेस में घुसकर जुडिशरी जो है सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को वॉयलेट करती है। लेकिन हम इसको देखेंगे ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है और कितना इनवैलिड है। इंडिया में ऐसा होता है, जबकि USA में क्या है, जो उधर के लॉज है ना, मतलब जो कंट्री लेवल पे इंप्लीमेंट करे जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं फेडरल लॉज, मतलब जो पूरी कंट्री में, जैसे हमारे यहाँ वर्ड यूज होता है सेंट्रल लॉज, उनका होता है फेडरल लॉज। तो हमारे यहाँ सेंट्रल लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे देश में एपेक्स कोर्ट का नाम क्या है? एपेक्स कोर्ट का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। वहां पर उनके कोर्ट का नाम है फेडरल कोर्ट, जो कि पूरी कंट्री का एक कोर्ट है। हमारे राज्यों के लेवल पे जो कोर्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो अलग अलग राज्य में हाई कोर्ट, उनके अलग अलग राज्य में जो कोर्ट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हमारे जो हाई कोर्ट है वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका नाम है फेडरल कोर्ट। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और SSC में ये वाला, और प्रोटोकॉल के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। स्टेट लॉज जो है अमेरिका के अंदर, फेडरल लॉज फेडरल जुडिशरी इंप्लीमेंट करती है, स्टेट लॉज जो है वो स्टेट जुडिशरी इंप्लीमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का, जैसे USA में है कंसेप्ट, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फेडरल कोर्ट है, यानी कि फेडरल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी चीज़ को वर्डिक्ट देना, अनाउंस करना, इंप्लीमेंट करवाना, ये इस कोर्ट की जिम्मेदारी है और कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। दरवाजे निराशा के अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सारे बंद हो गए हैं, मर्डर के चार्जेस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके ऊपर बरकरार रखे, हाई कोर्ट ने बरकरार रखे, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखे तो कहाँ जा सकते हो? सिर्फ मर्डर के केस में, सिर्फ मर्डर की जहाँ तक बात आ जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट भी बोलते नहीं आपको फांसी हो गई रहेगी, तब आप कहाँ जा सकते हो? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है क्या करने की ऐसे केस में? पार्डन। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम यही है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। उसके अलावा ये गारंटर है सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट देने के लिए। इट इज़ अ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब एक बारी द हिंदू में ना 2013 में एक एडिटोरियल पब्लिश हो गया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है वो गारंटर है सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी प्रेसिडेंट जो है वो गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, जबकि होता सुप्रीम कोर्ट है। UPSC ने 2013 आई थिंक या फिर 2014 में ही इस क्वेश्चन को पूछ लिया था प्रीलिम्स के अंदर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द गारंटर ऑफ द वो करके, और उसके अंदर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ करके था ऑप्शंस। अब जो करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया था बहुत ज़्यादा। करोल बाग में इसका बहुत नाम हुआ था इस क्वेश्चन का, इसी प्रकार का क्वेश्चन था वो कुछ, तो बहुत नाम हुआ था उसका। और करंट अफेयर तब उस टाइम पर ये मतलब इतने ज़्यादा ऐसे हिडन करंट अफेयर नहीं आते थे, क्योंकि 2013 में उसने पैटर्न चेंज करा था UPSC ने अपना सिलेबस वगैरह। तब ये चीज़ जो स्टैटिक पोर्शन जिनका मजबूत था उनको पता था नहीं यार ये तो यार सुप्रीम कोर्ट करता है, और ये वाली चीज़ 11वीं क्लास की NCERT में भी दे रखी है। इसके अलावा क्वेश्चन ये एक्चुअली ये था हाँ, गारंटर आया था, गारंटर की जगह ये वाला वर्ड आया था, हाँ, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदू के एडिटोरियल ने ये लिख दिया था कि प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और एक डिटेल एडिटोरियल लिख दिया था उसके ऊपर। तो उसके कहने से क्या होता है, कि हम गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन के।
रियल में तो सुप्रीम कोर्ट है ना। इसलिए आगे सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ी सारी इस प्रकार से प्रोविज़न बना रखी है हमारे संविधान निर्माताओं ने कि हम लोग ना जब सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी प्रमुख तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उसको आज़ादी देना भी ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है यार, जब सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट की आज़ादी कैसे, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी कैसे हो सकती है? देखो, आप ना स्वतंत्र रूप से बिना टेंशन के आप तभी काम कर सकते हो कहीं पर बेझिझक। जैसे मतलब मान लो आप कोई एक ऑफिस जा रहे हो, आपकी प्राइवेट नौकरी है, आप ना वहाँ पर अपनी स्वतंत्र रूप से बात तभी रख सकते हो जब आपको अपने मन में ये भरोसा हो कि अगर कल को बॉस को भी कोई चीज़ मैं बोलूँ ना, अगर जो उसने चीज़ गलत करी है तो मैं नौकरी से पिछवाड़े पे लात मार के निकाला जाऊँगा या जाऊँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो मैं स्वतंत्र रूप से बात भी रखूँ, वरना मुझे वरना मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, उसकी बातों में हाँ मिलानी पड़ेगी, उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। ये चीज़ याद रखना। सिर्फ अभी तो हम लोग इंडिपेंडेंस जो है ना ये इंश्योर कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे इंडिपेंडेंस इंश्योर कर रखी है कोर्ट के मामले में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मामले में कैसे कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये हर जगह एप्लीकेबल है, इलेक्शन कमीशन है हर जगह। किसी यार एक बार बताओ, मैं खुद सोच के बताओ लॉजिकली, किसी को भी अगर आपको मतलब अगर आप ये चाहते हो कि किसी को भी मैं बेझिझक ये बोल दूं और जैसा मैं सोचता हूँ यहाँ पर काम करने के बारे में या किसी के बारे में, मैं मूल रूप से स्वतंत्र रूप से उसके बारे में बात कर पाऊँ फेस टू फेस मिलाकर, चाहे भले उसको बुरी लग जाए तो लग जाए, लेकिन मैं अपनी बात बोल के रहूँगा। ये तब बोल पाओगे ना जब ऐसे दिलासा होगी मन के अंदर कि हाँ भाई पेट पे लात नहीं पड़ेगी, कल को रोटी ही छिन गई, इनकम ही छिन गई, फिर क्या होगा मेरा। तो सबसे पहले है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, कि हमने इनको सिक्योरिटी दे रखी है, भैया तुम इतने इतने साल तक, इतने फिक्स साल तक तुम इतने टाइम तक यहाँ पर रहोगे, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। सर्विस कंडीशंस फिक्स होना, और आपके सारे जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो देश की तिजोरी यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होंगे, ना कि आपकी सैलरी से कटेंगे। उसके बाद अब मैं कोई बात कर रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब कोई ना बार बार चुगलखोरी करके ये जो प्रॉपर जनानियों वाली हरकतें कर कर कि उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, ऐसा कर रहे थे, कल को वो मुझसे लड़ने आ जाए, तो मैं दूसरी चीज़ सुनना, मैं स्वतंत्र रूप से कभी भी किसी के बारे में तब बोल सकता हूँ जब मेरी इस कमरे की बात जितनों को मैं बता रहा हूँ वो बाहर ना जाए इसके, वरना वो तो ऐसे विचार रखते हैं उनके बारे में, वो तो ऐसे बोलते हैं एमपी वालों के बारे में, वो तो उनका सरदार लोगों को लेकर, मुसलमान लोगों को लेकर, जाट को लेकर, दिल्ली वालों को लेकर ये विचार है, तो मैं फिर डर डर के बोलूँगा, है ना। तो यहाँ पर एक पावर दे रखी है हमने जुडिशरी को कि जुडिशरी में यानी कि कोर्ट में कोई भी चीज़ डिस्कस होती है, जजेस अपने चेंबर में कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं, कोई भी सुनवाई देते हैं, कोई भी जजमेंट देते हैं, किसी भी कानून का वर्डिक्ट देते हैं, कल को लाते कुर्सियां संसद भवन में, लोकसभा राज्यसभा में नहीं चलेंगी उनके ऊपर, यानी कि उस बात के ऊपर वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लाहौल विला हुआ, अब देखो हम उनका क्या करते हैं, पुलिस को भेजो, आर्मी को भेजो, उनको अरेस्ट करके आएगी, ये पता लगेगा। नहीं जी, आप अगर उन्होंने चाहे कोई अच्छी बात करी है चाहे बुरी बात करी है, आप संसद भवन में खड़े होकर बीइंग अ सांसद, बीइंग अ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप जजेस के कंडक्ट को, उनके रवैयों को, उनके व्यवहार को, या आज जुडिशरी ने क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में आज इतने जजेस की बेंच बैठी थी, उन्होंने राम जन्मभूमि पे ये बोला, कोई मुसलमान एमपी खड़ा होकर ये बोले कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन उन्होंने कम दी है, ये गलत करा उन्होंने, ऐसा करा वैसा करा। जुडिशरी की बेटा जहाँ तक बात है, उनको एक चीज़ समझानी पड़ती है कि आप ना राम जन्मभूमि पर या बाबरी मस्जिद पर किसी अन्य एमपी या किसी सांसद या विधायक ने क्या बोला, या गली मोहल्ले में घूमते हुए एक आदमी औरत ने क्या बोला, वो तो बात कर लो वहाँ पे खड़े होके। गलती से भी ये मत बोल देना कि जजेस ने ऐसा कैसे बोल दिया, इतनी ज़मीन हमें क्यों बांट दी, और राम मंदिर के लिए या बाबरी मस्जिद के लिए इतनी ज़मीन क्यों बांट दी, क्यों हमारे सेंटीमेंट्स को हर्ट करा, सबरीमाला टेम्पल में उन्होंने वर्डिक्ट देकर, एंट्री देकर। आप इन कोई भी चर्चा को, आपकी यूजलेस चर्चा है ये, आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे, आप डिस्कस ही नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को। कब नहीं कर सकते?
जब तुम लोकसभा राज्यसभा में खड़े हो। व्हाट्सएप के पर्सनल मैसेजेस पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पे खूब करो, कोई टेंशन नहीं है। पर्सनल फ़ोन लगा लगा के चुगलियाँ करो, कोई डिस्कशन नहीं है। लाइव टेलीकास्ट जब चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट तो बोलने का तरीका है, नहीं भी चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तुम जिस दिन ये कारपेट, लाल कारपेट और हरा कारपेट अगर क्रॉस कर गए लोकसभा राज्यसभा में, तुम ये समझ जाओ हर कुछ बात बोल लेना, गाली दे लेना, किसी को पप्पू बोल लेना, तुम जजेस के बारे में वहाँ खड़े होकर कुछ मत बोलना, या जुडिशरी ने क्या बोला, या उसकी जजमेंट के बारे में, या केशवानंदा भारती केस, या गोलकनाथ केस, या फलाना कोई भी केस, प्राण ले लेगा जुडिशरी तुम्हारे। आगे अब इंडिपेंडेंस देने के लिए ये भी कर रखा है कि करंट जजेस को ऐसा ना लगे कि इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, पुराने जजेस काफ़ी हैं, बार बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक विधायक कितनी भी बार विधायक बन जाए, चाहे वो चल पा रहा हो चाहे ना चल पा रहा हो, चाहे वो कुर्सी पर आ रहा हो, लंगड़ा लूड़ा होकर आ रहा हो, चाहे वो एम्स के अस्पताल में एडमिट हो, सेम गोज़ फॉर MP सांसद। लेकिन देयर इज़ अ बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, के जब कोई जज रिटायर हो जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं का भी वो एक बार रिटायर होने के बाद दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन करंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस रिटायर्ड जजेस को कभी कभार बुला सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में केसेस पेंडिंग है। ये वाली पावर ना एक्टिंग जजेस को दी जाती है। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी लेक्चर्स पहले बताया भी था आपको। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके, सर जी 2 मिनट प्लीज़, 2 मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है ज़रा, वो झगड़ा चल रहा है ना वाइफ से, तो थोड़ा सा यार वो फ़ोन कर रही है, कह रही है लौटते हुए केक लेते आना। वहाँ पर तुम खड़े हुए, सब खड़े हुए गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तुम खड़े ही नहीं हो रहे हो। अभी तुमने देखा मद्रास हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट था, IAS ऑफिसर की धज्जियाँ उड़ा दी ड्रेस कोड पर, कितना सुनाया उसको कि तुमने मसूरी में ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी है, करी है कि नहीं करी है ना। वो बिहार का तो IAS ऑफिसर था, वो पता नहीं कोर्ट कहाँ का था, तो अच्छा पटना ही कोर्ट ही था, अच्छा, तो लेकिन वो सुनाया कि नहीं सुनाया उसको कितना भयंकर तरीके से, है ना। तो पावर जो है इसके पास ना, सुप्रीम कोर्ट के पास है क्या चीज़, कि अगर तुम कोर्ट चेंबर में खड़े होके या फिर जजेस के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, या फिर छोटी छोटी बातों पे जजेस का ईगो हर्ट हो जाता है, इनको सन की भी बोलते हैं, कि कोई भी फैसला कभी भी दे देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और साइकोलॉजिकल कोई ना कोई डिसऑर्डर के पेशेंट रहते हैं काइंड ऑफ, और इसलिए एक कंडीशन भी रखी हुई है हमने ना। आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आपने चाहे इसका रट्टा मारा हो चाहे कोई भी, कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैनॉट बिकम दिस, कैनॉट बिकम डैट। ये अनसाउंड माइंड क्या होता है, सन की दिमाग, ये कंडीशन है हमारे देश में बड़े सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अगर कोई है ना, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कल को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस ही टेबल कुर्सियाँ उठा के फेंक रहे हैं, कोई जो डाइवोर्स केस के लिए आया है उसको बोल रहे हैं उसको फांसी दे दो, लटका दो मियाँ बीवी को, इनके बच्चे को लटका दो, गला काट दो, गिलोटीन कर दो इनका, ये सब चीज़ें वो नहीं है। तो पावर जो है पनिश करने की, कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई भी कंटेम्प्ट के चार्जेस आपके ऊपर अगर लगते हैं, कि आपका भैया फ़ोन बज रहा था, तुम जजेस से बदतमीज़ी कर रहे थे, हूँ हाँ कर रहे थे, या फिर तुम उनसे मतलब जवान लड़ाए जा रहे थे, तो वो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। कंटेम्प्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, 1 दिन के लिए जेल जाओगे, 14 दिन के लिए जेल जाओगे, कोई पेनल्टी लग सकता है, कोई फाइन लग सकता है, किसी चीज़ से बर्खास्त हो सकते हो, सस्पेंड हो सकते हो, कुछ भी। उसके बाद हमने जुडिशल पावर्स को एग्जीक्यूटिव डोमेन से काफ़ी ज़्यादा अलग करके रखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी जो है वो अलग है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन में काम करेगा और जुडिशरी अपने डोमेन में काम करेगा। अब ऐसा होने लगा है कि किसी किसी डोमेन में इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग डोमेन में मतलब ये घुसा चला रहा है, किसी भी चीज़ को एकदम से इम्प्लीमेंट करवाने का काम कर देता है। सरकार का ये कहना है, माई बाप माई लॉर्ड, चलो आपकी बात मानी कि हम थोड़ा सा स्लो पड़ जाते हैं, वो पड़ जाते हैं, लेकिन सर जी हमारी जगह पर खड़े होकर देखो, हमारे जूते में अपना पैर डाल के देखो, आपको इस स्ट्रेस की गहराई का एहसास होगा। कोई भी काम हम लोग हवा में नहीं करते हैं। लॉ मेकिंग एक ऐसी प्रोसीजर होता है कि उसको देखना पड़ता है कि सारे देश, सारे रीजन्स, उन देश के लोग और डाइवर्सिफाइड जो पॉपुलेशन है रीजन और रिलीजन की टर्म्स में, उनके ऊपर इस कानून बनाने के बाद क्या असर आएगा। कल को दंगे तो नहीं हो जाएंगे, कोई कम्युनिटी चिढ़ तो नहीं जाएगी, कल को फिर दोबारा कानून चेंज करने की अपील तो नहीं होगी, धरना प्रदर्शन तो नहीं होगा, कल को लोग हावी होकर ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके पब्लिक प्रॉपर्टियाँ तो नहीं तोड़ेंगे।
सर जी आपके लिए कोर्ट चेंबर में बैठ के ये चीज़ बोलना कि इसको कल से लागू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आप सुप्रीम हो, मान लिया, लेकिन हमारा काम हमें संविधान निर्माताओं ने दे रखा है, हम अलग तरीके से उसको करते हैं। वरना ख़त्म कर दो ना पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा को, आप ही बना लिया करो कानून और आप ही पनिश कर दिया करो किसी को उसके उल्लंघन के लिए। ये वाली आवाज़ ना सरकार की तरफ से है इसके प्रोटेक्शन में। इसके ऊपर मेंस आंसर राइटिंग करेंगे किसी दिन और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे ये कितना वैलिड है और कितना इनवैलिड है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।